हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सिद्धार्थ बाजपेयी है और आप सबका फिर से स्वागत है एक बार रैंक सिक्योर आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो आज के लेक्चर में जाने से पहले आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी कि अनअकैडमी प्लस के 3 नए बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। कब से? 13 जुलाई से। तो जल्दी से जल्दी आप, अगर आपने इसमें एडमिशन नहीं लिया है, इसका कोर्स अवेल नहीं करा है, तो इसको जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन करिए। और ज्वाइन करने से पहले आपको क्या लेना है, आपको देना पड़ेगा रैंक 10 जो है, रेफरल कोड को यूज़ करना है। इसको यूज़ करते ही आपको जो है 10% का अपने फीस में डिडक्शन मिल जाएगा, प्लस आपको आरती मैम के पर्सनल मेंटरशिप में आपको अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करने का मौका मिलेगा। इस पूरा ये जो 13 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रहे हैं, ये आपका प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी जो है वो कंबाइंड रूप से कराएंगे। तो इसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये इसमें ऐसा नहीं है कि मेंस की तैयारी होगी कि नहीं होगी, इंटरव्यू के बारे में गाइडेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नहीं, आपको ये सब कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें एक बार एडमिशन लेंगे तो आपका टिल सिलेक्शन तक आपकी जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अनअकैडमी प्लस की हो जाएगी और आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुणवान टीचरों से पढ़ने का मौका मिलता है। तो प्लीज़ आप बिल्कुल भी देरी मत करिए। और 13 जुलाई से जो 3 बैच स्टार्ट हो रहे हैं वो आपके हिंदी मीडियम में भी हैं, इंग्लिश मीडियम के भी हैं और बाइलैंग्वेज भी हैं। तो आपको जिस भाषा में कंफर्टेबल हो आप वो वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो जल्दी देर मत करिए और जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन करिए। और ध्यान रखिएगा, आपको यूज़ करना है कौन सा कोड, RANK रैंक 1010। थैंक यू। चलिए, तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो साइक्लोन्स के ऊपर होगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं, टॉर्नेडोज क्या होते हैं, थंडर स्टॉर्म क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। तो इसके पहले जो हम लोगों ने लेक्चर देखा था उसमें मैंने आपको बताया था कि फ्रंट्स क्या होते हैं, वाताग्र कैसे बनते हैं, जो बड़े बड़े वायु राशियाँ होती हैं जिनको बोलते थे एयर मासेस। तो उनके आपस में टकराने से, उनके आपस में जब वो लोग पास आ जाते हैं तो उनके बाउंड्री को क्या बोलते थे, वाताग्र बोलते थे। तो उसमें एक छोटी सी चीज़ ये जान लीजिए कि भाई क्या होता है कि जो जैसा एक आपने एनसीईआरटी में डायग्राम देखा होगा कि इस तरीके से क्या है कि हमारा स्थल मंडल है। तो स्थल मंडल के ऊपर, या तो स्थल के ऊपर या जल के ऊपर, कहीं पर भी बहुत बड़े वायु के जो एयर मासेज होंगे वो इकट्ठा होते हैं, तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, वाताग्र बोलते हैं। तो कहीं पर भी अगर इकट्ठा है तो देखिए जो एयर मास होता है, जो वायु राशियाँ होती हैं, तो वो किस तरीके से, या तो वो कोल्ड वायु राशि होगी या वो कैसी होगी, वो वार्म होगी, है ना। तो देखना ध्यान से, तो जो कोल्ड एयर मास होता है तो उसका आर्किटेक्चर कुछ ऐसे होता है, और जो वार्म एयर मास होता है वो उसका आर्किटेक्चर कुछ ऐसे होता है। तो ध्यान से देखो कि भाई जो कोल्ड वाला ये अगर कोल्ड एयर मास है, इसको क्या बोल रहे हैं, ये हमारा कोल्ड एयर मास है, और ये कैसा है, ये हमारा वार्म एयर मास है, ठीक है ना। तो देखो इसकी कोल्ड एयर मास की जो स्लोप है, ये जो स्लोप है ये कैसी है, ये काफ़ी स्टीप है ना, स्टीप है, यानी कि कैसी है, तीव्र है। और इसकी ढाल कैसी है, इसकी ढाल कैसी है, मंद है, यानी कि इसकी जेंटल स्लोप है, ठीक है ना, जेंटल स्लोप है इसकी। तो ध्यान से देखना, जो ये कोल्ड मास होता है इसकी ढाल काफ़ी तीव्र, एकदम खड़ी ढाल है। इसकी ढाल जबकि देखो कैसी है, एकदम मंद है। तो देखो होता क्या है, जब ये दोनों मासेस जो है वो आपस में एक दूसरे के सामने आते हैं, तो देखो कब जो इसमें फ्रंट बनेगा, अब यहाँ पर फ्रंट बनेगा तो दो टाइप के फ्रंट हो गए, एक कौन सा हो गया, एक कोल्ड और एक वार्म। तो अगर बात करते हैं कोल्ड फ्रंट की, तो इसके बनने की कंडीशन ये होती है कि भाई जब जो ये कोल्ड मास है, कोल्ड एयर मास है, जो हमारा ये वायु राशि है, ये क्या होनी चाहिए, ये एक्टिव रहनी चाहिए, है ना। ये याद रखना ये कंडीशन कि कोल्ड एयर मास जो है वो कैसा रहना चाहिए, वो एक्टिव रहना चाहिए। अब कोल्ड एयर मास एक्टिव रहेगा तो क्या करेगा, वार्म एयर मास की तरफ ये इधर मूव कर रहा है, ये इसकी तरफ, दोनों आमने सामने आ रहे हैं, और कोल्ड वाला जो मास है वो ज़्यादा एक्टिव है, तो वो क्या करेगा, वार्म जो मास है ये, अब देखो वार्म एयर का मतलब क्या होता है, लाइटर एयर। तो जो लाइटर एयर होती है वो क्या होती है, वो जल्दी से ऊपर उठ जाएगी। तो ये क्या करेगा, इसको पुश करेगा, पुश करके अपने ऊपर चढ़ा लेगा। तो ध्यान से देखना, अब ये वार्म एयर है, तो वार्म एयर जो है, ये एयर मास जो है वो इसके ऊपर चढ़ जाएगी, क्योंकि ये लाइटर है और ये ज़्यादा एक्टिव है, तभी क्या बनेगा, हमारा कोल्ड फ्रंट बनेगा। ये कंडीशन याद रखना, कोल्ड फ्रंट तभी बनता है जब कोल्ड एयर मास एक्टिव होता है। और इसके कंडीशन में क्या होता है कि जो वार्म एयर होती है, वार्म एयर ये क्या है, ये ऊपर उठती है, ठीक है ना, इसका अपलिफ्टमेंट होता है, वार्म एयर ऊपर उठेगी, और हमको पता है वार्म एयर है। अब देखो वार्म एयर, अगर इसमें वाटर वेपर हुए, अगर ये जल पे कहीं बना होगा, जल के ऊपर कहीं बना होगा ये एयर मास, और ये कोल्ड मास के संपर्क में आया है, और कोल्ड मास ने क्या करा कि इसको पुश करा, और पुश करने के बाद जो वार्म एयर था ये ऊपर चढ़ गया। ऊपर चढ़ने के बाद ये ऊपर उठेगा,
और इसमें क्या प्रोसेस होगा, इसमें संघनन का प्रोसेस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका क्या होगा, टेम्परेचर डाउन होगा। तो जब टेम्परेचर डाउन होगा, संघनन का प्रोसेस होगा, तो यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर होगी वर्षा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या बन जाता है, कोल्ड फ्रंट बन जाता है। अगर हम लोग वार्म फ्रंट की बात करते हैं, अगर हम लोग यहां पर बात कर लें वार्म फ्रंट की, ठीक है, तो वार्म फ्रंट का मतलब है, जाहिर सी बात है, जो वार्म एयर मास है वो क्या होना चाहिए, ये एक्टिव होना चाहिए, ये एक्टिव होना चाहिए। ऐसे करके लिखते जाओ सारा फ्लो चार्ट में, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है ना। तो ये जो वार्म एयर मास है ये एक्टिव होना चाहिए। अब देखो ये एक्टिव है तो ये इसको धकेल तो रहा है, बट धकेलने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अल्टीमेटली ऊपर इसी को जाना है, तो वार्म इसके ऊपर चढ़ जाएगा। तब भी क्या होगा कि जो वार्म एयर मास है ये ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा तो सारी प्रोसीजर फिर वैसे ही कि टेम्परेचर डाउन होगा, संघनन होगा और प्रेसिपिटेशन होगा, यानी कि रेनफॉल होगा। तो दोनों ही केसेस में, चाहे कोल्ड फ्रंट बने चाहे वार्म फ्रंट बने, ऊपर कौन सा मास जाएगा, ऊपर जाएगा वार्म एयर मास। और वार्म एयर मास ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने के बाद जो प्रोसेस होता है प्रेसिपिटेशन का, जो हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो वही सेम प्रोसेस होगा और क्या होगी, वर्षा होगी। तो आई होप आपको ये चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी कि कैसे कोल्ड फ्रंट बनता है और कैसे वार्म फ्रंट बनता है। ठीक है, अगर ये चीजें क्लियर हैं तो देखो ध्यान से, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइक्लोन्स के बारे में थोड़ा सा, जो इन्हीं से मिलता जुलता एक प्रक्रिया है। तो देखना ध्यान से, सबसे पहला जो साइक्लोन हमको पढ़ना है वो कौन सा है, वो है बहिरूष्ण चक्रवात। साइक्लोन को क्या बोलते हैं, चक्रवात। बहिरूष्ण का मतलब है, इसकी अगर इंग्लिश की बात करें तो इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, ध्यान से सुनो, ट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, ट्रॉपिक का मतलब क्या है भाई, ये 0 डिग्री के आसपास। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल मतलब ये 0 डिग्री के ऊपर जाता होगा या 0 डिग्री के इधर साउथ वर्ल्ड साइड जाता होगा। तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल मतलब ये इक्वेटर के दूर दूर कहीं पर बनते हैं, यानी कि मिड लैटिट्यूड्स में बनते हैं, यानी कि मध्य अक्षांशों में या पोलर रीजन में, पोलार रीजन में ये कहीं बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए नाम इसका बहिरूष्ण। ये गर्म, जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे जो ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ बनेगा, ट्रॉपिक पे बनेगा, यानी कि इक्वेटर के आसपास कहीं बनेंगे। तो ये क्या है, ये उनसे एक्स्ट्रा है। उनसे एक्स्ट्रा का मतलब है उनसे कहीं दूर जाके बनते हैं, मध्य अक्षांशों में 30 डिग्री के नॉर्थ के ऊपर, 30 डिग्री इधर साउथ के ऊपर। तो देखो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन का मतलब है, इसी बहिरूष्ण चक्रवात को कैसे समझोगे, देखो ध्यान से। हमको पता है कि कई सारे बड़े बड़े से एयर मासेस होते हैं, ठीक है, कई बड़े से एयर मास हैं। अब ध्यान से देखना, इसकी जो कॉन्सेप्ट है वो समझा दे रहा हूं, क्रियाविधि समझा दे रहा हूं, तुम्हें बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। इसमें क्या होता है कि मान लो ये जो था, ये वार्म जो है एयर मास है, ये जो है ये कैसा है, ये कूल एयर मास है, और ये और भी ज्यादा जो है कोल्डर एयर मास है। ठीक है ना, तो होगा क्या कि भैया पहले अगर जो कोल्डर एयर मास है वो ज़्यादा एक्टिव है, कोल्डर एयर मास जो है वो ज़्यादा एक्टिव है, तो अभी यहाँ पर क्या होगा कि वो वार्म एयर मास के पास आएगा। वार्म एयर मास के पास आएगा वो, तो होता क्या है कि भाई अगर ये ज़्यादा एक्टिव है, अभी हमने पढ़ा, तो क्या बनेगा, कोल्ड फ्रंट बनेगा। जैसे ही कोल्ड फ्रंट बनेगा तो वार्म एयर मास क्या करेगा, इस कोल्ड फ्रंट के ऊपर, यानी कि जो स्टीप थी, यानी कि यहाँ पर जो स्टीप बनी होगी, इसकी बहुत ऐसा ये स्लोप होगी, इसके ऊपर ये क्या करेगा, ये इसके ऊपर चढ़ जाएगा। इसके ऊपर चढ़ने का मतलब है इसका अपलिफ्टमेंट हो जाएगा। किसका अपलिफ्टमेंट हो जाएगा, वार्म एयर मास का। जब वार्म एयर मास का अपलिफ्टमेंट हो जाता है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा क्या, रेनफॉल। क्योंकि क्या होगा, इसका ऊपर जाने के बाद क्या होगा, इसमें कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन के बाद क्या होगा, इसमें रेनफॉल हो जाएगा। तो अब देखो ये जो पूरा वार्म था, वार्म एयर मास था, ये अगर अपलिफ्टमेंट इसका हुआ है तो ये ऊपर जाके रेनफॉल करेगा। अब रेनफॉल करने के बाद ये कैसा हो जाएगा, ये ड्राई हो जाएगा। अब ये ड्राई हो जाएगा, इसका जो मॉइस्चर है वो सारा कहाँ, रेनफॉल के थ्रू नीचे आ गया। अब ये एयर मास जो है वो कैसा बन गया, ड्राई हो गया, शुष्क हो गया। तो अब ये तो कोई रेनफॉल करेगा नहीं। अब ये धरती से एकदम ऊपर निकल गया, ठीक है ना। अब पृथ्वी का ये धरातल है, धरातल के ऊपर ये जो बन रहे थे ये एकदम धरातल को छोड़ के ऊपर निकल गए। तो तभी इसी वजह से इसको एक वर्ड यूज हुआ है, अधिशिष्ट, अधिशिष्ट वाताग्र। अधिशिष्ट वाताग्र का मतलब होता है ऑक्लूडेड फ्रंट। ऑक्लूडेड फ्रंट का मतलब है जब वो धरातल छोड़ के पूरी तरीके से वायुमंडल में ट्रोपोपॉज को क्रॉस करके चले जाते हैं और वो शुष्क हो जाता है वो एयर मास, तो उसको क्या बोल देते हैं, अधिशिष्ट वाताग्र बोल देते हैं। तो ये बात समझ में आई। मैंने तुम्हें बताया कि अगर दो ऐसे कोई मासेज होते हैं, कोल्ड मास और वार्म मास, अगर ये दोनों आपस में एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, तो वार्म जो कोल्ड मास है वो ज़्यादा एक्टिव रहता है, तो वो क्या करेगा
हमेशा वार्म मास ऊपर जाएगा तो उसकी जो स्लोप है, अब स्लोप जितनी ज़्यादा तीव्र होगी उतना स्पीड बढ़ेगी अपलिफ्टमेंट की। तो जितनी ज़्यादा स्लोप ज़्यादा है तो उतनी स्पीड से ऊपर जाएगा, स्पीड से ऊपर जाएगा, तुरंत टेम्परेचर डाउन होगा, कंडेंसेशन होगा, रेनफॉल हो जाएगा। रेनफॉल के बाद इसका सारा मॉइस्चर क्या हो गया, खत्म। तो उसके बाद ये क्या हो गया, ड्राई। अब ये इतनी ऊपर निकल गया है इतनी स्पीड से कि अब ये क्या कहते हैं कि जो ट्रोपोपॉज है, जो ट्रोपोस्फेयर, शोभ मंडल, वहां पे निकल गया। तो वहां पे निकलने का मतलब धरातल को इसने पूरी तरीके से छोड़ दिया। तो इस टाइप के वाताग्र को क्या बोल देते हैं, अधिशिष्ट वाताग्र, यानी कि ऑक्लूडेड फ्रंट। ठीक है, अब देखो ये जो एयर मास था ये पूरी तरीके से यहां पर खत्म हो गया। अब कौन से एयर मास बचे, कोल्डर और ये दूसरा मास था। अब इन दोनों, ये वाला इधर मूव करेगा, ये वाला इधर मूव करेगा, बट होगा क्या, यहां पर कोई फ्रंट नहीं बनेगा, यहां पर नो फ्रंट फॉर्म्ड। क्यों, बिकॉज जो टेम्परेचर का डिफरेंस है, बिकॉज ये जो डेल्टा टी है ये क्या है, ये लगभग जीरो है। जीरो का मतलब है टेंडिंग टू जीरो है। टेंडिंग टू जीरो का मतलब है कि अब भाई दो कोल्ड बॉडीज हैं, देखो कोल्डर और हॉट का ये टेम्परेचर समझ में आता है। इसका टेम्परेचर होगा -20, उसका होगा मान लो +20। तो दोनों के डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस अप्रॉक्सीमेट 40 डिग्री का डिफरेंस है। अब ये है कोल्डर कितना, -20, ये मान लो और भी ज्यादा, ये इससे कम कोल्डर है, ये हुआ कितना, इसका मान लीजिए -25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब दोनों में कितना डिफरेंस आया, 5 डिग्री का। तो कोई इतना डिफरेंस है ही नहीं। और हमको पता है फ्रंट तभी बनता है जब दो डिफरेंट टेम्परेचर के एयर मास या डिफरेंट मॉइस्चर के एयर मास आपस में कांटेक्ट में आते हैं। तो यहां पर कोई फ्रंट फाउंड ही नहीं होगा। तो ये चीज याद रखना, ठीक है ना। तो देखो जब मैंने तुम्हें बताया कि भाई यहां पर जो रेनफॉल होगा और फिर उसके बाद जो है वो ड्राइनेस आ जाएगी और अधिशिष्ट वातावरण बनेगा, इसके बाद वो मास पूरी तरीके से ऊपर धरातल को छोड़ देगा। तो यहां पर ये जो रेनफॉल हो रही है, ये रेनफॉल क्या ही मतलब है कि भैया वो क्या हो रही है, ये जो यहां पर रेनफॉल हो रही है इसी को बोल रहे हैं अधिरूष्ण चक्रवात। ठीक है, अब देखो चक्रवात का मतलब क्या हो जाता है कि भाई चक्रवात के लिए सबसे पहली चीज तो होनी चाहिए क्या, इंटेंस लो प्रेशर होना चाहिए। कि वहां पर जो है ये जो वार्म एयर मास था ये बनेगा कैसे, जब बहुत ज्यादा लो प्रेशर क्रिएट होगा। और इंटेंस लो प्रेशर कैसे क्रिएट होता है, ड्यू टू हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर के कारण वहां पर क्या क्रिएट होगा, इंटेंस लो प्रेशर क्रिएट होगा। अब जब इंटेंस लो प्रेशर क्रिएट होता है तो हमको पता है कि अगर यहां पे कहीं पे भी लो प्रेशर है तो यहां से जो एयर है वो ऊपर की तरफ मूव करेगी, यहां पर कोई एयर ठहर नहीं पाती, यहां पर ब्लैंक हो जाता है। तो अब देखो अगर ये हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात कर रहे हैं, यानी कि हम लोग उत्तरी गोलार्ध की बात करेंगे, उत्तरी गोलार्ध में यही एयर जो है वो कैसी चलती है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है कि भाई अगर यहां पर लो प्रेशर बना हुआ है तो एयर जो है इसके पास तो आएगी, बट वो कैसे आ रही है, वो आ रही है इस तरीके से, है ना। ये जो कंडीशन है, एयर लो प्रेशर के पास आ रही है, लो प्रेशर से उड़ जा रही है ऊपर जाके यहां पर। और ये वाली एयर क्या है, ये कहीं किसी हाई प्रेशर से आ रही होगी इस लो प्रेशर को फुलफिल करने, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो एयर यहां पर कैसा मूव करती है, ठीक है ना, इस तरीके से मूव कर रही होंगी एयर। तो यहां पर एंटी क्लॉकवाइज जो कंडीशन होती है वो साइक्लोन की कंडीशन होती है। ठीक है, याद रखना कि हमेशा साइक्लोन में क्या होना चाहिए, इंटेंस लो प्रेशर होना चाहिए। और लो प्रेशर किसकी वजह से हो रहा है, अगर हाई टेम्परेचर की वजह से हो रहा है। अब हाई टेम्परेचर यहां पर देखो, अब जैसे फ्रंट के कभी कभी क्या होते हैं, जो ये फ्रंट साइक्लोन होते हैं, इनका टेम्परेचर हाई होने का रीजन इंसोलेशन नहीं होता। तो इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये जो है ये थर्मली इंड्यूस्ड नहीं है ना, इंड्यूस नहीं है। थर्मली इंड्यूस का मतलब है, जैसे हम बात करेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन की, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन का उसका जो लो प्रेशर होता है, वो लो प्रेशर क्रिएट कैसे होता है, टेम्परेचर से। टेम्परेचर का मतलब है जो सी का सरफेस उसमें इतना ज्यादा सनलाइट पड़ रहा होता है कि वो गर्म हो जाता है, इसको बोलते हैं थर्मली इंड्यूस्ड। बट क्या होता है कि कहां पर, जब ऊपर के लैटिट्यूड की बात करते हैं, जैसे देखो ध्यान से, जैसे हमको पता है कि ये है 0 डिग्री, ठीक है, ये क्या है लो प्रेशर, और 30 डिग्री है, यहां पर कौन सा प्रेशर है, हाई। अब जैसे ही 60 डिग्री पे जाएंगे तो यहां पे भी तो लो प्रेशर बन रहा है। तो बस, बट इस लो प्रेशर का रीजन थर्मली नहीं है। इस लो प्रेशर का रीजन मैंने डिस्कस बताया था आपको, कैसे ये कोरियोलिस फोर्स काम करता है, जहां पर जो 45 डिग्री पे जो एयर है वो टिल्ट होके ग्रेविटेशनल फोर्स उसको पुल कर लेता है और यहां पर एयर आ रही होती है।
तो ये क्या होता है, यहीं पर अब यहाँ से जो एयर यहाँ पे जा रही होती है और कोल्डर से यहाँ पर कोल्ड एयर आ रही है, अब यहाँ से वार्म एयर आ रही है, तो यहाँ पर क्या है, वार्म एयर और कोल्ड एयर जब मिल जाती है तो वो और वार्म हो जाती है और लाइटर होकर ऊपर की तरफ अपलिफ्ट हो जाती है। तो ये वाले जो लो प्रेशर है उनका रीजन थर्मली नहीं है। तो इसी प्रकार से जो कभी कभी ये फ्रंट होते हैं, अब चूंकि फ्रंट जो होते हैं वो कहाँ पर 0 डिग्री पे तो बनते नहीं है, 0 डिग्री के ऊपर बनते हैं या नीचे की तरफ बनते हैं। तो यहाँ पर ये जितना भी ये चक्रवात होता है इसके लो प्रेशर का रीजन होता है कि यहाँ पर ये वाला लो प्रेशर है या जो वार्म एयर बन रही है। अब वार्म एयर जो होती है हमको पता है वार्म एयर उठ के ऊपर जाएगी और कोई भी चीज अपलिफ्ट होगी, अगर कोई भी चीज अपलिफ्ट होगी तो उसमें क्या क्रिएट होगा, वो धरातल पे कौन सा प्रेशर क्रिएट कर देगी, लो प्रेशर क्रिएट कर देगी। तो ये वही लो प्रेशर है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बहिरुष्ण जो चक्रवात है इसकी वर्किंग समझ में आई होगी कि कैसे दो जो फ्रंट्स हैं वो आपस में आप एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, जबकि वहां पर एक्टिव कौन सा फ्रंट होता है, कोल्डर फ्रंट एक्टिव होता है। और जब वो एक्टिव होता है तो वो क्या करता है, वो वार्म फ्रंट को ऊपर की तरफ अपनी स्टीप स्लोप से बहुत तेजी से ऊपर ले जाता है, जिससे कंडेंसेशन होता है और रेनफॉल होता है, हैवी रेनफॉल होता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, ऑक्लूडेड फ्रंट कैसे बनता है ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो 3 टाइप के फ्रंट अभी आपने देख लिए, वार्म फ्रंट, कोल्ड फ्रंट और ऑक्लूडेड फ्रंट। ठीक है, अधिविष्ट वाताग्र। अब हम लोग देख लेते हैं जल्दी से कि ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या चीज होती है। ट्रॉपिकल साइक्लोन का मतलब है उष्ण कटिबंधी चक्रवात। ठीक है, तो उष्ण कटिबंधी चक्रवात जो है ये क्या है, तो देखो ध्यान से कि पहली चीज तो जान लो, इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं जो हमें जानना बहुत जरूरी है। कि पहला, इंटेंस लो प्रेशर होना चाहिए, बहुत ज्यादा लो प्रेशर होना चाहिए। और इसका रीजन क्या होगा कि टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। और ये कैसे होते हैं, ये होते हैं थर्मली इंड्यूस्ड, ये भी चीज याद रखना, यानी कि ताप जनित कटिबंध होते हैं ये। ठीक है, ताप जनित चक्रवात होते हैं ये। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, भूलना मत। ठीक है, तो ये कैसा होता है, टेम्परेचर इसका हाई होगा तो इंटेंस लो प्रेशर होगा, प्लस इनका जो फॉर्मेशन होता है ये बनते कहां पर हैं, फॉर्मेशन जो है वो हमेशा कहां पर होता है, वाटर बॉडी पे होता है। वाटर बॉडी पे हमेशा इनका फॉर्मेशन होगा, कभी भी लैंड के ऊपर ये नहीं बनेंगे, हमेशा कहाँ बनेंगे, वाटर बॉडी के ऊपर बनेंगे। और वाटर बॉडी में इस वाटर का, यानी कि अगर बात करें इसको, अगर एक वर्ड यूज करें कि यहाँ पर जो मिनिमम सी सरफेस टेम्परेचर ये कितना होना चाहिए, 27 डिग्री सेंटीग्रेड से इक्वल या उससे ज्यादा होना चाहिए। यानी कि सी का जो वाटर बॉडी का जो सरफेस का टेम्परेचर है वो इससे ज्यादा होगा, तभी वहां पर यह चीज बनती है। और एक लास्ट बात की, वहां पर कोरियोलिस जो फोर्स है ये भी जो है वो एक्टिव होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। अब हमने जाना था कि इक्वेटर पे जो 0 डिग्री पे क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स एकदम 0 हो जाता है। तो इक्वेटर पे कभी भी ट्रॉपिकल साइक्लोन जनरेट नहीं होते हैं, ये लिख लो पॉज करके। ठीक है, कोरियोलिस ट्रॉपिकल साइक्लोन जनरेट कहां पर होते हैं, 0 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर, जहां पर कोरियोलिस फोर्स कुछ मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स ही है जो विंड की डायरेक्शन को क्या करेगा, मोड़ेगा। और साइक्लोन के लिए हमको सर्कुलर विंड की डायरेक्शन चाहिए, तो हमें सर्कुलर डायरेक्शन मिलेगी किसकी हेल्प से, कोरियोलिस फोर्स की हेल्प से। अगर यही नहीं रहा तो साइक्लोन डेवलप ही कैसे होगा। ठीक है ना, तो 0 डिग्री पे नहीं, 0 डिग्री के थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा नीचे, जैसे ही कोरियोलिस फोर्स में कुछ भी मूवमेंट दिखता है तो वहां पर ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने के चांसेस हो जाते हैं। इसको याद रखना कि इंटेंस लो प्रेशर टेम्परेचर, और ठीक है, इसका फॉर्मेशन हमेशा वाटर बॉडी में होता है। और ये कहां पर एंड हो जाते हैं, ये एंड हो जाते हैं कहां पर, लैंड में। यानी कि अगर जैसे ही जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो सरफेस पे आ जाएगा तो वो वहां पर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपने चारों कंडीशंस जो है वो नोट कर ली होंगी। तो अब देखो ध्यान से, अगर ये 4 कंडीशन तुमने नोट कर ली हैं तो देखो ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या चीज होती है। ट्रॉपिकल साइक्लोन में सबसे पहली चीज तो देखो ध्यान से, अगर ये वाटर बॉडी है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि लगातार जो है वो सन से क्या हो रहा है, हीट आ रही है, इंसोलेशन आ रहा है। किस फॉर्म में आता है,
SWR के फॉर्म में आता है। तो इसका टेम्परेचर जो है वो कितना हो जाना चाहिए, 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाना चाहिए, उसके बराबर हो जाना चाहिए। जैसे ही इसके बराबर टेम्परेचर होगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, ट्रॉपिकल साइक्लोन की कंडीशन ये बहुत ज़रूरी है, जैसे ही इसके बराबर टेम्परेचर होगा तो यहाँ पर ये जो है ये हीट होना स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ से जो एयर है, अब यहाँ पर जो भी एयर आ रही होगी तो वो क्या हो जाएगी, वो अपलिफ्ट हो जाएगी, यहाँ से जो एयर आ रही होगी वो भी अपलिफ्ट हो जाएगी, और यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पर एक लो प्रेशर क्रिएट होगा, इंटेंस हैवी लो प्रेशर क्रिएट होगा। अब जैसे जैसे ये जो एयर है वो ऊपर उठती जाएगी और यहाँ पर क्या फॉर्म करेगी, क्लाउड का फॉर्म करेगी। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन के डायग्राम में कुछ ये तरीके होते हैं कि भाई अब देखो साइक्लोनिक कंडीशन है और कहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में हो रही है, तो हमें पता है यहाँ पर जो वायु के आने का जो रास्ता है वो कैसा हो रहा होगा, वो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है इसमें वायु आ रही होगी और वायु सारी यहाँ पर जमा हो रही होगी, जमा होने के बाद ऊपर निकल रही होगी क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से एक स्पाइरल शेप में बनता चला जाता है, ठीक है ना, ये जो है ऐसा एक स्पाइरल बनता चला जाता है। ये जो स्पाइरल है ये ऊपर जाके यही जो अब देखो वाटर बॉडी है, तो इसमें क्या हो रहा होगा, इसमें हो रहा होगा इवेपोरेशन, इसमें क्या हो रहा होगा, वाष्पीकरण। अब वाष्पीकरण से वाटर वेपर इस एयर के साथ ऊपर जा रहे होंगे, ये बन रहे होंगे यहाँ पर क्लाउड। अब यही क्लाउड जो है कंडेंसेशन करके क्या करेंगे, बहुत ज्यादा फॉर्म में रेनफॉल करेंगे और यहाँ पर रेनफॉल भी होगी। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक स्पेशल सी चीज बन जाती है, इसको बोल देते हैं, यहाँ पर ऐसा एक बन जाता है, इसको बोल देते हैं कि ये क्या है, ये साइक्लोन की क्या है, चक्रवात की आंख है, साइक्लोन की आई बन जाती है। ये आई जो है ये पूरे इस एरिया में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है यहाँ पर जो एयर है वो डाउनवर्ड मूव करती है। ये चीज याद रखना, ये पूरे स्पाइरल के बीचों बीच में जहां पर इसकी आंख बनी होती है, यहां पर बिल्कुल एकदम वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, यहां पर कुछ भी फील नहीं होगा। यहां पर कोई इंसान अगर खड़ा हो जाएगा तो उसको कोई भी हवा जो है एयर का मूवमेंट फील नहीं होगा। बट यहां पर क्या होता है कि यहां से जो एयर है वो डाउनवर्ड शिफ्ट होना स्टार्ट होती है और इसके चारों ओर ऐसे, इसके चारों ओर एयर का क्या होता है, अपलिफ्टमेंट होता है, जबकि इस आई के अंदर क्या होती है, एकदम वैक्यूम होता है और एयर जो है वो डाउनवर्ड मूव करती है, ठीक है। तो याद रखना इस टाइप का जो आर्किटेक्चर बनता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन। इसका जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये भी चीज याद रखना, ये हमेशा इस डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो अभी देखो इंडिया का मैप देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पर क्या है कि बे ऑफ बंगाल में ऐसे साइक्लोन बनते हैं और वो साइक्लोन किस तरफ, इंडिया के लैंड की तरफ मूव करते हैं। तो जब इंडिया की लैंड की तरफ मूव करते हैं तो कैसा डायरेक्शन होता है, ईस्ट टू वेस्ट। और जैसे ही लैंड पे आ जाते हैं, जैसे ही लैंड पे टच करते हैं तो इनका जो, अब देखो इसका जो, इसको बोलते हैं, इसका फ्यूल की बात करें, फ्यूल का मतलब इसको एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो इसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी भाई, ये जो वाटर मॉइस्चर है ना, मॉइस्चर, यही मॉइस्चर क्या होता है जब कंडेंस होता है, यही मॉइस्चर जब कंडेंस होता है तो इसकी जो कंडेंसेशन एनर्जी, कंडेंसेशन के बाद जो इसकी लेटेंट हीट होती है उसी से इसको एनर्जी मिलती है। अब देखो कंडेंसेशन कब होगा, जब वाटर होगा। अभी तुम ये साइक्लोन जो है ये मूव करता करता कहां पर आ गया है, इंडिया के सरफेस के ऊपर आ गया है। यहां तो वाटर बॉडी है नहीं, वाटर बॉडी नहीं है, पूरा लैंड मास है। तो अब लैंड मास के ऊपर आ गया तो क्या इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन नहीं होगा तो क्या वाटर मॉइस्चर जाएगा, नहीं होगा। ये नहीं होगा तो क्या कंडेंसेशन होगा, नहीं होगा। कंडेंसेशन नहीं होगा तो लेटेंट हीट जनरेट होगी, नहीं होगी। तो इसका जो फ्यूल है वो खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से ये जो क्या हो जाएगा, डाउनफॉल हो जाएगा, इसका एंड हो जाएगा। तो इसी को वर्ड क्या यूज कर लेते हैं, इसी को बोलते हैं लैंडफॉल ऑफ साइक्लोन, ठीक है ना, याद रखना ये वर्ड ऐसा एनसीईआरटी में यूज है, इसी को बोल देते हैं क्या, लैंडफॉर्म ऑफ साइक्लोन। तो ये जो पूरी वर्किंग थी ये ट्रॉपिकल साइक्लोन की वर्किंग थी। देखो साइक्लोन शब्द का मतलब होता है चक्रवात, ठीक है। तो इंडियन ओशियन की बात कर रहे हैं, हिंद महासागर की बात कर रहे हैं, तो यहां पर इसको चक्रवात कहते हैं। यही चीज अगर नॉर्थ अमेरिका में बात करोगे तो वहां पर ये लोग क्या बोलते हैं, वहां पर वो लोग हरिकेन बोलते हैं इसको, हरिकेन। चाइना में यही चीज को क्या बोलते हैं, टाइफून बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो वहां पर विलीज बोलते हैं। तो ये चीज याद रखना, हर जगह जो है ये साइक्लोन के अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। तो इन नामों को याद रख लेना, पूछ सकता है, मैचिंग कराने को आ सकता है। अगर स्टेट पीएससी में आप दे रहे हैं तो उसमें मैचिंग में एसएससी में पूछ सकता है, ठीक है। तो एक टॉपिक देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, थंडर स्टॉर्म। और इसी का ऑपोजिट एक टॉपिक है, क्या नाम है जिसका, टॉर्नेडो, ठीक है। थंडर स्टॉर्म मतलब होता है तड़ित झंझा और टॉर्नेडो को टॉर्नेडो ही कहते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसको देख लेते हैं, इसमें क्या बेसिक सी चीजें हैं। तो देखो दोनों में इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि दोनों ही जो ये थंडर स्टॉर्म है ये भी कहां पर होते हैं, मध्य अक्षांश पर ही बनते हैं, और ये भी कहां बनेंगे, मध्य अक्षांश पर ही बनते हैं, ठीक है।
अब देखो थंडर स्टॉर्म में क्या होता है, इसमें हैवी रेनफॉल होता है, प्लस क्या होता है, लाइटनिंग होती है। लाइटनिंग का मतलब है कि जो बिजली चमकनी आप देखते हैं वो चीज होती है थंडर स्टॉर्म में, ठीक है, तड़क झंझा बोलते हैं इसको। इसके लिए भी क्या चाहिए, इंटेंस लो प्रेशर चाहिए होता है, ठीक है। ये जनरेट कहां पर, इसका ओरिजिन फॉर्म कहां होते हैं, फॉर्म ऑन लैंड, और ये कहां पर डेड हो जाते हैं, डेड कहां पर हो जाते हैं, वाटर में, ठीक है। यहां की बात करें तो इसमें भी क्या होता है, हैवी रेनफॉल होता है मगर लाइटनिंग नहीं होती है। और क्या होता है, इसके लिए भी इंटेंस लो प्रेशर चाहिए होता है। और ये क्या होता है, ये दोनों में सरवाइव करते हैं। ये फॉर्म कहां पर होते हैं, लैंड में, बट इनका सर्वाइवल जो है वो लैंड प्लस वाटर दोनों में होता है, ठीक है। अब देखो जल्दी से देख लो थंडर स्टॉर्म क्या होते हैं। थंडर स्टॉर्म क्या होते हैं कि ये लैंड पे परफॉर्म होते हैं। अब लैंड पे जो है वो जनरेट होंगे तो इंटेंस लो प्रेशर जहां पर है तो एयर पूरी तरीके से ऊपर जाती है। अब यहां पर होता क्या है कि एयर जो है वो जितना ज्यादा, मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ, इंटेंस लो प्रेशर, जितना लो प्रेशर होता है उतनी ज्यादा तेजी से एयर जो है वो ऊपर जाती है और वहां पर क्या बनाती है, क्लाउड बनाती है। जितनी ज्यादा एयर ऊपर जाएगी, जितनी मैक्सिमम एयर जो है वो वर्टिकली ऊर्ध्वाधरी ऊपर जाएगी, वर्टिकली ऊपर उठेगी, अपलिफ्ट होगा, तो उतना जो क्लाउड है वो स्ट्रांग बनेगा। जितना क्लाउड स्ट्रांग बनता है उसके अंदर उतना मॉइस्चर अधिक होगा और वो उतनी ही क्या है, रेनफॉल जो है वो ज्यादा करेगा, ठीक है। ये चीज याद रखना, जितनी ज्यादा इंटेंस लो प्रेशर है उतना ज्यादा एयर अपलिफ्ट कर रही है और उतना ज्यादा एयर अपलिफ्ट करेगी तो उतना ज्यादा बड़ा क्लाउड का साइज हो जाएगा। क्लाउड का साइज जितना बड़ा होगा उतना ही उसमें मॉइस्चर होगा, जितना मॉइस्चर होगा उतनी ही रेनफॉल ज्यादा होगी। हैवी रेनफॉल करते हैं, ये हैवी रेनफॉल करेंगे तो हैवी रेनफॉल करने के बाद इसमें क्या होता है, लाइटनिंग का भी एक प्रोसेस होता है। देखो लाइटनिंग जो है वर्ड, बिजली जो चमकती है ना, तो उसका क्या रीजन है, एक्चुअली में तो उसका रीजन कुछ भी अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है, बट ये जान लो कि ऐसा बोला जाता है कि अर्थ का सरफेस है तो सरफेस के ऊपर एक हाइट पे जहां पर 5 डिग्री और 15 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता है, यहां पर कुछ निगेटिव आयंस पाए जाते हैं केवल इतनी हाइट पे। जहां पर तुम पृथ्वी से ऊपर जाओ और जैसे ही तुम्हें ये टेम्परेचर फील हो उसके बाद ये फील हो, तो इतने बीच में निगेटिव आयंस है, इसके चारों ओर कैसे आयंस है, पॉजिटिव आयंस है। ये जब आपस में मिल जाते हैं तो एक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लग जाती है। ये चार्जेस पॉजिटिव निगेटिव आपस में मिलेगा तो एक करंट फ्लो हो जाएगा। यही करंट जो है वो लाइट का फॉर्म ले लेता है। तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है ये किसका होता है, ये थंडर स्टॉर्म का होता है। और ये डेड कैसे हो जाते हैं, जैसे ही ये वाटर पे आते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, टॉर्नेडो का मतलब क्या होता है। टॉर्नेडो में क्या है कि ये भी मध्य अक्षांश में होते हैं, यानी कि 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में कहीं पर। इसमें भी हैवी रेनफॉल होता है, इंटेंस लो प्रेशर इसमें भी चाहिए होता है। ये फॉर्म होते हैं लैंड के ऊपर, ठीक है ना, लैंड के ऊपर जहां पर भी लो प्रेशर इनको मिलेगा वहां पर बहुत तेजी से हवाएं जो है मूव करेंगी। बहुत तेजी से हवाएं जब मूव करती हैं, बट इनका सर्वाइवल वाटर के ऊपर भी होता है। वाटर के ऊपर एक वर्ड यूज होता है, इसको बोलते हैं, यहां पर लिखा हुआ था जल स्तंभ, ठीक है, जल स्तंभ इंग्लिश में क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा। तो जल स्तंभ, वाटर से भी ये लोग ये मॉइस्चर ग्रहण कर लेते हैं जो टॉर्नेडो होते हैं, और फिर ये रेनफॉल करने लग जाते हैं। जबकि ये वाटर से कोई मॉइस्चर एक्सेप्ट नहीं करते, और टॉर्नेडोज जो हैं ये वाटर से क्या करते हैं, ये मॉइस्चर एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। वाटर स्पाउट्स बोलते हैं इनको, वाटर स्पाउट्स, वाटर स्पाउट्स, ठीक है। तो इस वजह से इनको वाटर स्पाउट्स बोलते हैं। तो ये होते हैं टॉर्नेडो और ये होते हैं आपके थंडर स्टॉर्म। आई होप आपको आज जो लेक्चर में हम लोगों ने 4 जो ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट थे वो डिस्कस करे। पहला था बहिरूष्ण वाला चक्रवात, और दूसरा क्या था, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन था। तीसरा हम लोगों ने देखा कि जो थंडर स्टॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं, जो टॉर्नेडोज होते हैं वो क्या होते हैं। जो बेसिक्स चीज़ थी मैंने वो आपको समझाने की कोशिश करी। अब आप इसके बाद एनसीईआरटी पढ़िएगा तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी। इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन होता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने की कोशिश करिए, ठीक है। घर पे रहिए, पढ़ाई करते रहिए, स्टे सेफ, जय हिंद।